बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये, सबसे पहली बात तो ये। और नेशनल इनकम का हम लोग केवल और केवल न्यूमेरिकल एस्पेक्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। नेशनल इनकम का ओनली न्यूमेरिकल एस्पेक्ट हम लोग कवर करेंगे। नेशनल इनकम आप जब जैसे ही वर्ड देखते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ आ जाती है आपके सामने। एक तो सबसे पहले आपका जो पूरा का पूरा यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम बोल दीजिए या फिर आप लोग इसको डोमेस्टिक इनकम, दो वर्ड आ जाता है आपके सामने। बट बेसिकली हम लोग ओवरऑल बोलते क्या हैं इसको, नेशनल इनकम। अब ये नेशनल इनकम है क्या, बेसिकली ध्यान सुनना। कई बार तो हमारे को डेफिनेशन याद करने में ही बहुत टाइम लग जाता है और हमारे को डोमेस्टिक इनकम की भी डेफिनेशन याद करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। मैं थ्योरिकल पार्ट कवर नहीं करूँगा, पहले बता रहा हूँ। अभी केवल मेरा टारगेट ये है कि आप नेशनल इनकम एस्टिमेट करना सीख जाए, यानी कि किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं। और दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी पूरा होता है यहाँ से कि हमारे को 6 नंबर मिल जाते हैं इस चैप्टर से। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा और 6 नंबर हमारे को मिल भी जाएंगे इजीली। तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, चाहे आप नेशनल इनकम एस्टिमेट करिए चाहे आप डोमेस्टिक इनकम एस्टिमेट करिए, ठीक है। और नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये इंडिया है और ये बाउंड्री है हमारी, ये हमारी बाउंड्री है, जम्मू से कन्याकुमारी तक आप ले लो, ठीक है। इधर गुजरात से आप असम ले लो, जो भी दिल करे आपका, बट इंक्लूडिंग सी एरिया, इंक्लूडिंग सी एरिया। सी मतलब समुद्र में, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो मछुआरे वगैरह होते हैं, जो फिशिंग वगैरह का काम करते हैं, वो लोग भी यहाँ से इनकम वगैरह अर्न करते हैं, ठीक है। तो फिश वगैरह जो करते हैं तो हमारे वो समुद्र वगैरह से करते हैं ना, तो वो भी हमारी इनकम हो जाएगी ना एक तरीके से। तो ये सारा हिस्सा किसका हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा है। तो इस बाउंड्री लाइन, ध्यान सुनना, इस बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा, इस बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होगी, उसकी फाइनल वैल्यू को अगर टोटल कर दें तो वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। बहुत सिंपल सी बात। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारी कंट्री है, ये छोटी है, कुछ बड़ी कंट्रियाँ हैं हमारे आसपास। अब हमारे देश के लोग यहाँ से उठ करके यहाँ जाते हैं, इजी बात है। और इन देशों के लोग यहाँ से उठ कर हमारी कंट्री में भी आते हैं, यही बात समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे देश के लोग जब यहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ पैसा कमाएंगे। अच्छा, हमारे इंडिया के जो बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर भी अपने ब्रांचेस वगैरह खोलती है यहाँ पर, हम लोग अपनी एम्बेसी वगैरह लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम क्या बहुत बड़ी चीज़ हो गई? नहीं, बहुत आसान चीज़ हो गई। डोमेस्टिक इनकम मतलब जो विद इन बाउंड्री होती है, यानी कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रही हैं विद इन अ बाउंड्री मतलब अपने बाउंड्री के अंदर, तो वो क्या कहलाएगी आपकी डोमेस्टिक इनकम। और नेशनल इनकम क्या कहलाएगी कि जो भी इनकम हम यहाँ से कमा करके, मतलब जो बाहर वाले लोग इंडिया में आएंगे तो वो हमारी इंडिया की थोड़ी ना इनकम होगी, वो तो उनकी ही होगी ना। और इसी तरीके से बाहर वाली कंट्री में जो हमारे रेसिडेंट जाएंगे, वहाँ से कमा करके लाएंगे तो अपने इंडिया में भेजेंगे, तो वो कहाँ की इनकम होगी, डोमेस्टिक इंडिया की हो जाएगी। बट कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, इसके एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे एम्बेसी होती है, तो एम्बेसी वगैरह के, हाँ एग्जैक्ट वर्ड किसी से रिलेटेड करता हो, दूसरी कंट्री में जाके कुछ पीआर मिलता है, वो कार्ड्स होते हैं, अलग अलग टाइप के कार्ड्स होते हैं। वहाँ पे रेसिडेंसी के हिसाब से हो सकता है कि आप जितने टाइम के लिए वहाँ रहते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। बट फिलहाल यहाँ पे समझना, मैं एक सेंटेंस और बोलूँ कि यहाँ पर मैंने एम्बेसी वाला बोला और सिटीजन वाला भी बोला। तो सिटीजन भी कई बार आपने नोटिस करा होगा, लाइक अगर मान लीजिए कोई बच्चा है XYZ, वो पढ़ने जाता है दूसरी कंट्री। अब मान लीजिए आप डिग्री लेने जाएंगे तो डिग्री 1 साल का तो होता नहीं है, डिग्री 3 साल का हो सकता है। ऐसे ही आप घूमने जाते हैं वहाँ पर, तो शायद घूमने जा रहे हो या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से जा रहे हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। एक्सेप्शंस मतलब कि नॉर्मली क्या सेंस होता है कि सिटीज़न या रेसिडेंट होता क्या है। तो सिटीज़न या रेसिडेंट क्या होता है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में, कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ थ्योरी। किसका पार्ट रहेगा हमारा, वो थ्योरी का, तब हम उसमें कवर करेंगे। मेरा एक छोटा सा थीम यहाँ पर ये था कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का मतलब क्या है। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब केवल क्या होता है कि जो अपनी बाउंड्री लाइन के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती है उसका फाइनल वैल्यू का सम क्या कहलाता है, आपका डोमेस्टिक इनकम कहलाता है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी। नेशनल इनकम क्या कहलाती है आपकी, तो उसके अंदर हम लोग फैक्टर इनकम ऐड करते हैं, जो बाहर वालों ने हमारे यहाँ पर भेजा होगा और जो हमारे यहाँ से बाहर गया होगा, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा और कवर हो जाएंगे। अब आते हैं बात सिंपल सी अपने चैप्टर के ऊपर, क्योंकि अभी तक अगर मान लो आप फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने 10th क्लास में या 9th क्लास में ऐसा वर्ड सुना होगा GDP।
बार बार हमें लगता है कि सब कुछ जीडीपी ही होता है हमारी लाइफ के अंदर, यानी कि नेशनल इनकम का मतलब ही क्या होता है, जीडीपी होता है, बट हकीकत में जीडीपी नहीं है नेशनल इनकम में। क्लियर। तो सबसे पहले नेशनल इनकम को जब भी हम एस्टिमेट करते हैं, यानी कि नेशनल इनकम निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है मतलब मान लो अभी मैंने ये बाउंड्री जो खींची थी, इस बाउंड्री में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई है, इसको एस्टिमेट करने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके हैं या 3 मेथड्स है। तो जब 3 तरीके हैं तो तरीका मतलब सेंस कि मान लीजिए आपको यहाँ पर पहुँचना है और यहाँ पर पहुँचने के बस 3 रास्ते हैं, लेकिन इन द लास्ट आप पहुँचेंगे कहाँ पर, इस पॉइंट पर ही पहुँचेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप लोग डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम निकालेंगे तो तीनों अप्रोच से आंसर क्या आता है, हमेशा सेम आता है। ये बात भी क्लियर हो गई होगी, यानी कि आंसर सेम नहीं आता है तो हमने क्या करा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की है। लेकिन जब आप बुक के क्वेश्चंस करेंगे तो बुक के क्वेश्चंस में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई मत करना, क्योंकि कई बार वो मैच करता भी है और कई बार मैच नहीं करेगा। लेकिन जब बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम आपका इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों ही मैच करता है। बात होगी क्लियर यहाँ तक। अब अपने माइंड को डाइवर्ट मत करना पड़ते टाइम में, पढ़ यहाँ रहे हो, खोना मत कहीं भी, फिर बता रहा हूँ इस चीज़ को। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम बात समझ में आ गई। अच्छा, मैं यहाँ से अब एक वर्ड हटा देता हूँ, दैट इज़ डोमेस्टिक इनकम। ठीक है बात यहाँ तक। अच्छा, अब नेशनल इनकम एस्टिमेट करने के हमारे पास 3 अप्रोच हैं। कितने अप्रोच हैं? 3 अप्रोच। तो सबसे पहला अप्रोच जो है जिसको हम बोलते हैं इनकम मेथड, यानी कि आप लोग कौन सा मेथड यूज कर लीजिए, इनकम मेथड। या दूसरा मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं वो है एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड। इसको हम लोग बेसिकली आय विधि बोलेंगे, इसको व्यय विधि बोलेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर। और तीसरा मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड मेथड। अब जब आप अलग अलग ऑथर्स की बुक को फॉलो करेंगे या अलग अलग तरीके से विकीपीडिया करेंगे चीज़ों को, तो वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग बेसिकली आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। कौन सा मेथड? आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड के अलावा हम लोग इसको प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। कौन सा मेथड? प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, या हम लोग इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। क्लियर बात यहाँ तक। तो वैल्यू एडेड मेथड बोल दीजिए, आउटपुट मेथड बोल दीजिए, प्रोडक्शन मेथड बोल दीजिए, या फिर प्रोडक्ट मेथड बोल दीजिए। बहुत ही प्यार से समझो। क्लास, आज की जब क्लास खत्म होगी, यू फील बेटर, मतलब इतना तो आपको आ जाएगा आज के बाद कि आप कन्वर्जन बहुत ईजी कर पाएंगे। नेशनल इनकम, ये तीनों मेथड तो नहीं आएंगे आज की क्लास में आपको, आई ऑनेस्टली स्पीक, ये तीनों मेथड तो आज नहीं आएंगे, लेकिन ये आने वाले 3 क्लास में जरूर आ जाएंगे। लेकिन आज जो सीखोगे इस मेथड का मतलब क्या होगा एग्जैक्ट, वो जरूर आएगा आज के बाद आपको। ठीक है, चलिए। इनकम मेथड से आप नेशनल इनकम एस्टिमेट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास 3 अप्रोच हैं। तीनों अप्रोच का खेल क्या है? नेशनल इनकम निकालना। बात आगे समझ में आता है। दूसरा क्या है आपके पास? एक्सपेंडिचर मेथड। और तीसरा, हाँ 3 मेथड्स क्यों हैं? अगर मान लीजिए कोई मेथड गलत रिजल्ट दिखा रहा है तो दूसरे मेथड से क्या कर सकते हैं, हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, और ये मेथड अगर गलत है तो उस मेथड से चेक कर सकते हैं। तीनों कैसे? ये तो फिर अब सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा हो गया ना हमारा। तीनों कैसे गलत हो जाएगा, है कि नहीं? यानी कि रिजल्ट कोई नहीं, वो तो रिजल्ट कहीं ना कहीं हमारे को, जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे, ये तो आर्ग्यूमेंट क्रिएट करना हो गया क्लास के अंदर। मतलब एक चीज़ कहीं ना कहीं तो हम एक बार डिनाई कर देते हैं, एक चीज़ सरेंडर कर देते हैं, कभी भी तीनों चीज़ गलत नहीं देंगी। देखो, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि कई बार होता है कि हमारे यहाँ पर जो इनकम जनरेट होती है, इनकम जनरेट करने की अलग अलग एजेंसीज काम करती हैं। एजेंसीज मतलब हो गया आपका अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमारे जीडीपी इंडिया में कौन कलेक्ट करता है, यानी कि इंडिया में नेशनल इनकम कौन डाटा इकट्ठा करता है? एक नंबर का क्वेश्चन हो गया, CSO। CSO बेसिकली सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि CSO की आपने 11th क्लास में जब स्टैट्स पढ़ रहे थे तो आपने NSSO का नाम सुना होगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरीके से इंडिया में नेशनल इनकम के डाटा कौन इकट्ठा करता है? तो CSO। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है आगे, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा, अभी तक क्या सीखा हमने कि नेशनल इनकम एस्टिमेट करने के लिए वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। हम तीनों मेथड का यूज करके क्या कर सकते हैं? नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम का मतलब नेशनल इनकम नहीं होता है। जैसे ही आज आप क्लास में अब आप आ गए हैं, पहले सुनना अभी अच्छे से, ठीक है, फिर नोट डाउन करने का टाइम पूरा मिलेगा, आप नोट डाउन करना अच्छे से। ठीक है, देखो, नेशनल इनकम नहीं होती कभी भी, क्योंकि अब आप जब गेम आगे चलेगा, तो अब मैंने क्या बोला, क्लास स्टार्ट होती आपने हमेशा क्या सुना? हमेशा जीडीपी होता है। अब आप आज की क्लास के बाद थोड़ा सा माइंड ब्रॉडर हो जाएगा आपका। जीडीपी नहीं होता है, जीडीपी 2 तरीके से होती है। जीडीपी नहीं होता है, जीडीपी 2 तरीके से होती है, यानी कि जीडीपी होती है आपकी एक एमपी पर और एक होती है जीडीपी आपकी एफसी पर। अब ये एमपी और एफसी की क्या नौटंकी है? तो एमपी का मतलब हो गया मार्केट प्राइस, एमपी का मतलब हो गया आपका
मार्केट प्राइस, जिसे हम लोग बाजार कीमत कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर इसको आप आराम से समझोगे तब, डिफ़िकल्ट बनाओगे तो बहुत ज़्यादा भयंकर लगेगा। और FC का मतलब हो गया यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट। अगर मेरे हाथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है इस टाइम? मार्कर दिखाई दे रहा है। मोबाइल भी है हमारे पास, आपके पास पेन भी है, कॉपी भी है। अगर ये पेन, कॉपी, मोबाइल कंपनी के पास है, यानी कि अभी तक ये मार्केट में जब तक नहीं उतरी है तब तक ये किस पे कहलाती है? फैक्टर कॉस्ट पर। क्योंकि इस पे अभी तक अगर मान लो, और जैसे ही ये चीज़ मार्केट में उतरेगी, जब मार्केट में कंज्यूमर उसको परचेज करने जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम? मार्केट प्राइस। दोनों में फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क बहुत कुछ है, ध्यान से समझने वाली बात है। फ़र्क क्या है? तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में फ़र्क क्या हुआ? तो जब तक ये फैक्टर कॉस्ट में था, जैसे ही मार्केट में उतरेगा तो मार्केट में पता है जब आप चीज़ लेने जाते हैं तो मार्केट का एक स्ट्रक्चर है और गवर्नमेंट ने वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो आप क्या पे करते हो उस प्रोडक्ट पे? टैक्सेस। यानी कि जैसे ही वो प्रोडक्ट, मान लीजिए ये मार्कर कितने का है? 10 रुपये का है और इस पर 18% का GST है। कितने परसेंट का? 18% का। तो 18% ना एज्यूम करके हम एज्यूम कर लेते हैं 10% का GST है। GST मतलब टैक्स। तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, पहले 67 टाइप के टैक्सेस पढ़ने पड़ते हैं आपको। अब 67 टाइप के टैक्सेस ना पढ़ करके केवल GST नाम याद रख लो, काम बन गया आपका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इट्स इनडायरेक्ट टैक्स। तो GST है तो 10%। अब 10 रुपये का प्रोडक्ट था यहाँ पर, अब जैसे ये मार्केट में उतरेगा तो कितने का हो जाएगा? 11 रुपये का। हो सकता है कि ये प्रोडक्ट सोशल वेलफेयर के लिए हो, तो इस पर गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कराती है? सब्सिडी। तो सब्सिडी क्या कर देंगे? इसमें से हम लोग डिडक्ट कर देंगे जितना भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। अच्छा, सब्सिडी बेसिकली क्या प्रमोट करता है? सोशल वेलफेयर। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि GDP दो तरीके से हो सकती है, एक मार्केट प्राइस पर और एक फैक्टर कॉस्ट पर। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को थोड़ा सा हम और एक्सप्लोर करेंगे अभी आने वाले टाइम में, बट फिलहाल ये समझ में आया यहाँ पर GDP, MP और FC। अच्छा, लेकिन अब आगे से जैसे आपने GDP देखा तो नेशनल इनकम के अलावा और भी इसके एग्रीगेट्स होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। सब में क्या फ़र्क होगा? जैसे जैसे आपका माइंड ब्रॉडर होगा वैसे वैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी आगे। तो GDP के अलावा क्या क्या होता है? आपके पास NDP होता है, GNP होता है, NNP होता है। ये 4 तो हो गए आपके फिक्स। इसके अलावा 2 और ऐड कर सकते हैं, GVA, NVA, यानी कि GDP, NDP, GNP, NNP, GVA और NVA। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में एक बात तो कवर हो गई है कि ये अधूरे हैं, यस या नो? मैंने बोला ये क्या है? अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि ये 6 नहीं हैं, ये कितने हैं? 12 हैं। कैसे 12 हैं? बोलो फटाफट से। कि एक तो ये MP पर भी हो सकते हैं और एक मार्केट प्राइस। तो यानी कि जब भी हम आगे से अब GDP कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। अगर मैं कहता हूँ अपनी इकोनॉमी की इतनी इनकम है, तुरंत क्वेश्चन आएगा मार्केट प्राइस पर है या फैक्टर कॉस्ट पर है। बट हमेशा हम लोग बात करेंगे किस पे? मोस्टली चांस है फैक्टर कॉस्ट पे बात करते हैं। ठीक है, किस पे बात करते हैं? फैक्टर कॉस्ट पर। ठीक है, अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आपके दिमाग में हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे आपने पढ़ रखा हो पहले से और बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं। तो अब इनकी फुल फॉर्म बनाने का अगला टारगेट आता है हमारे सामने कि इनकी फुल फॉर्म कैसे बनाई जाए। ठीक है, तो हम बनाना सीखेंगे क्या? अब इनकी फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म बनाने से पहले आप इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं फटाफट से, जल्दी से नोट डाउन करिएगा। देखिए, तो अब इनकी फुल फॉर्म बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। फुल फॉर्म कैसे बनाते हैं उसको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बेसिक वर्ड्स है, उन वर्ड्स का मीनिंग समझ लीजिए और फिर आगे से फुल फॉर्म आप बिल्कुल गोली की तरह बनाएंगे। ठीक है, देखिए धीरे धीरे सीखना, ज़्यादा जल्दबाजी करोगे बहुत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले जब भी आप G देखेंगे तो G का मतलब होगा ग्रॉस। जब भी आप लोग G देखेंगे तो G का मीनिंग क्या होगा आपका? ग्रॉस। ग्रॉस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सकल। ठीक है, फिर अगला वर्ड क्या देख रहे हैं? D। तो D सब में कॉमन दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। तो D वर्ड जैसे ही देखेंगे हम लोग इसको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक। यानी कि डोमेस्टिक का मतलब क्या होगा आपका? घरेलू। क्लियर। उसके बाद क्या देख रहे हैं आप? एक वर्ड P। उसके बाद क्या देख रहे हैं आप? P। तो P वर्ड लिखते हैं तो P वर्ड का मीनिंग क्या हो गया आपका यहाँ पे? प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं उत्पाद या फिर आय। क्लियर। अच्छा, आप लोग मत देखना हिंदी में, केवल हिंदी वालों को छोड़ देना लिखने के लिए। अब ये N देखो, N के साथ एक पंगा है, ध्यान से देखो। N 2 बार दिख रहा होगा, एक तो N फर्स्ट टर्म पे भी दिख रहा है ना, और N यहाँ पर क्या दिख रहा है? सेकेंड टर्म पे भी दिख रहा है। तो याद रखना हमेशा कि N अगर फर्स्ट पर होगा, N अगर आप लोगों का कहाँ होगा? फर्स्ट पर, तो इसका मीनिंग क्या होगा आप लोगों का? नेट। क्या होगा इसका मीनिंग? नेट। क्लियर है बात यहाँ तक। और N अगर आप लोगों का कहाँ होगा? मिडल पर। कहाँ पर? मिडल पर, तो इसका मतलब होगा नेशनल। यानी कि N अगर फर्स्ट पर है तो नेट और दूसरे पे है तो क्या हो गया इसका? नेशनल। क्लियर बात यहाँ तक।
तो एन अगर फर्स्ट पे है तो क्या हो गया नेट, तो नेट को हम लोग बोलेंगे निवल, ध्यान देना हिंदी में, या फिर शुद्ध। क्लियर। और जैसे ही नेशनल हो गया तो नेशनल को हिंदी में क्या बोलेंगे राष्ट्रीय। अब देखिए, अब यहाँ पर आप इन चारों की फुल फॉर्म बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जी वर्ड और वी वर्ड और ए वर्ड, यहाँ पे दो वर्ड अलग दिख रहे हैं आपको। तो वी जब भी देखेंगे आप लोग तो वी को हम लोग क्या बोलेंगे वैल्यू, यानी कि वैल्यू का मतलब क्या हो गया मूल्य। और ए जैसे ही देखेंगे तो हमारे को क्या दिखाई देगा एडिशन, क्या दिखाई देगा एडिशन। एडिशन को हम लोग हिंदी में बोलेंगे वृद्धि, ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि अगर आप जीडीपी देखते हैं तो जीडीपी दो तरीके से हो सकती है, एक किस पे हो सकती है आपकी एमपी पर, और एक हो सकती है एफसी पर। तो लाइक मैं एक नाम लिखता हूँ एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी की फुल फॉर्म क्या होगी, तो अब बच्चा चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा। एनएनपीएफसी की फुल फॉर्म हो जाएगी हमारे लिए, बोलो एन मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग एट फैक्टर कोस्ट। क्लियर बात यहाँ तक। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात, अभी तक तो आप नेशनल इनकम वर्ड सुन रहे थे, अभी तक आप नेशनल इनकम वर्ड सुन रहे थे। तो नेशनल इनकम नहीं होता है कभी भी, वो नेशनल इनकम को नेशनल इनकम नहीं बोलेंगे हम लोग, हमेशा नेशनल इनकम आगे से जब निकालना होगा तो क्या निकालेंगे एनएनपीएफसी। यानी कि नेशनल इनकम जब आप निकालने जा रहे हैं तो क्या निकालने जा रहे हैं आप लोग एनएनपीएफसी निकालने जा रहे हैं। इस बात को क्लियर कर ले दिमाग के अंदर, पहली बात समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो एनएनपीएफसी निकालने जा रहे हैं। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से आपका एनएनपीएफसी का मतलब नेशनल इनकम है, उसी तरीके से अभी आपने एक यहाँ पर चैप्टर जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर क्या वर्ड पढ़ा था हम लोगों ने डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम को हम लोग क्या बोलेंगे एनडीपीएफसी। तो आगे से अपने जहन में एक बात घुसा लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि आगे से नेशनल इनकम अगर कहा जाए निकालने के लिए तो क्या निकालेंगे, बोलो एनएनपीएफसी। और जब कभी भी अगर डोमेस्टिक इनकम कहा जाएगा निकालने के लिए तो क्या निकालेंगे। ये चीज़ें बोलनी चाहिए अपने आप। जब रास्ते पे जाते हो ना, दोस्त मिलाता है, ओए चिंकी पिंकी कहाँ जा रहे हो, तो जैसे ही वो अपने आप ही मुंह से नाम निकलता है, उसी तरीके से जैसे ही आप डोमेस्टिक इनकम निकालना हो तो दिमाग में एनडीपीएफसी आना चाहिए, और जैसे ही नेशनल इनकम निकालना है तो एनएनपीएफसी। उसी तरीके से अगर एनडीपीएफसी दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या पढ़ लोगे ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक इनकम, और एनएनपीएफसी दिखाई दे रहा है तो नेशनल इनकम। गलती से भी एनएनपीएमपी मत पढ़ना और गलती से भी एनडीपीएमपी मत पढ़ना, दो बातें क्लियर होनी चाहिए, समझ में बात। तो आगे से अगर नेशनल इनकम निकालना है तो क्या हो गया इसका मतलब एनएनपीएफसी, और डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो क्या हो गया इसका मतलब, दो नाम तो समझ में आ गए आपको। क्लियर बात यहाँ तक। चलिए, तो आगे से नेशनल इनकम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे हम लोग, फिर फंस गए थे। अगर हमें आगे से नेशनल इनकम निकालना हो तो क्या निकालेंगे एनएनपीएफसी, बोलना सीखो। और डोमेस्टिक इनकम निकालना हो तो चलो फटाफट से फुल फॉर्म बोलो, जीडीपी एट एमपी एट मार्केट प्राइस, डन। जीडीपीएफसी की फुल फॉर्म बोलो फैक्टर कॉस्ट। चलो एनडीपीएमपी की फुल फॉर्म बोलो फटाफट से, वेरी गुड, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनडीपीएफसी की फुल फॉर्म बोलो फटाफट से, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, जीएनपीएमपी की फुल फॉर्म बोलो फटाफट से, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अच्छा, जीएनपीएफसी की फुल फॉर्म बोलो फटाफट से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए, उसके बाद एनएनपीएमपी की फुल फॉर्म बोलिए फटाफट से, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनएनपीएफसी की फुल फॉर्म बोलिए फटाफट से, फिर आवाज़ कम हो गई, कुपोषण तो नहीं है तुम लोगों को, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब जीवीए की बोलिए फटाफट से, जीवीएमपी की फुल फॉर्म ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और जीवीएफसी, जीवीएफसी एट फैक्टर कॉस्ट। एनवीएमपी एट मार्केट प्राइस और एनवीएफसी एट फैक्टर कॉस्ट। बात क्लियर है यहाँ तक। सबकी फुल फॉर्म लिखो और ये टर्म्स लिखो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं, कन्वर्जन सीखना स्टार्ट करते हैं। डू इट फास्ट। देखिए, अब मज़ेदार ट्विस्ट यहाँ पर आता है। आपने अभी तक क्या सीखा कि नेशनल इनकम का मतलब एनएनपीएफसी होता है, डोमेस्टिक इनकम का मतलब एनडीपीएफसी होता है। दो बातें तो समझ में आ गई अच्छे से। अच्छा, अब बच्चों को दिमाग में तुरंत ट्विस्ट आना स्टार्ट, यार एनएनपीएफसी कैसे निकालेंगे, राइट, कैलकुलेट कैसे करेंगे एनएनपीएफसी, है ना क्वेश्चन। अब एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना तो आना चाहिए ना, तो एनएनपीएफसी या एनडीपीएफसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तीन मैथड्स के थ्रू। आइदर इनकम मैथड हो सकता है,
एक्सपेंडिचर मेथड हो सकता है या वैल्यू एडेड मेथड हो सकता है। बट मेरा ट्विस्ट क्या है कि अभी ना आपको मेथड नहीं सीखना चाहिए, उससे पहले आपको कन्वर्जन सीखना चाहिए। कन्वर्जन का मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप मेरे साथ केवल ये बोलो मुझे समझ में आ गया, ये वर्ड अपने दिमाग में याद रखो, बस मुझे समझ में आ गया, अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, बिलीव करो। देखो मैंने आपको क्या बोला कि NNPFC आपको निकालना है, ध्यान सुनना, बस सुनते रहना ध्यान से। क्या निकालना है? NNPFC को निकालना है, ठीक है। NNPFC बोले तो नेशनल इनकम, भाई ब्रेन बहुत फास्ट काम करना चाहिए। नेशनल इनकम निकालना है, और नेशनल इनकम निकालने के लिए आपके पास कितने मेथड हैं? 3। सबसे पहला मेथड क्या है? इनकम मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड। ये मेथड्स आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कई बोले हमारे मास्टर ने तो हमारे को वैल्यू एडेड मेथड पहले लिखवा देता, तो आप गलत हो गए, ऐसा मत करना, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया आप लोग का? वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम लोग आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड एनी हो, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात और सीख लो। मान लो कि आपके पास इनकम मेथड की आइटम है कुछ। इनकम मेथड मतलब कि इकोनॉमी में कहाँ कहाँ से लोगों की इनकम होती है, ये एज्यूम कर लो, और आपने सबको सम कर दिया। दोबारा बोलूं, मैंने बोला कि मान लो कि आपको पता है कि इकोनॉमी में कहाँ कहाँ से लोगों को इनकम हो रही है, और आप उन इनकम को क्या कर दिया? आपने सम कर दिया, है ना। और वो जो सम किया वो क्या निकल के आया, उसे हम क्या बोलेंगे? इनकम मेथड से जो आइटम निकल के आया, तो उसे हम बोलते हैं NDPFC। बहुत आसान सा था, समझ। दोबारा सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि मान लो कि आपको पता है कि इकोनॉमी में कहाँ कहाँ से लोगों के पास पैसा आ रहा है, आपने उन पैसों को क्या करा, मैंने मजाक के फॉर्म में बोल रहा हूँ, आपने क्या करा, उन पैसों को जोड़ दिया, और उसको जोड़ने से क्या आया आपके पास? NDPFC। अब बच्चे के दिमाग में 2 बातें आ गई, गजब की चीज़ है। यानी कि इनकम मेथड से क्या निकल कर आएगा? मान लो इनकम मेथड आपको आ गया, वो तो आ ही जाएगा अगली क्लास में, ये तो गारंटेड है, ठीक है। मान लो आपको इनकम मेथड आ गया, बट इन द लास्ट कंक्लूजन क्या निकला? इनकम मेथड से क्या निकल के आता है? NDPFC। बात होगी समझ में यहाँ तक? अच्छा, गुड। ये हमारे, क्योंकि हम इसको फैक्टर कॉस्ट पे कंसीडर करते हैं, मार्केट प्राइस पे कंसीडर नहीं करते हैं। यानी कि इनकम मेथड जो भी रिजल्ट हमारे को मिलेगा, हम कौन सा लेते हैं? वहाँ से फैक्टर कॉस्ट लेते हैं। क्लियर बात? तो यानी कि 2 बातें हो गई। अच्छा, क्या क्या लिंक करोगे, रिश्ता क्या जोड़ोगे कि इनकम मेथड से क्या निकल के आता है? NDPFC। NDPFC को और क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। यानी कि इनकम मेथड से क्या निकल कर आती है हमारे सामने? डायरेक्ट डोमेस्टिक इनकम। गलत तो नहीं बोला जाता ना? समझ में आ गई बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ऐसे ही जब आप एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करोगे, तो एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकल के आता है? 2 चीज़ें निकल कर आती है। अब ये 2 चीज़ें क्यों निकल के आएंगी यहाँ से? क्योंकि ये डिपेंड करेगा हम कौन सा आइटम कंसीडर करेंगे। मतलब 2 चीज़ें क्या निकल के आती है, तो किसके हिसाब से? एग्जामिनर के हिसाब से। वैसे तो आपको एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकल के आएगा? तो वो निकल के आएगा GDP-MP। क्या निकल के आएगा एक्सपेंडिचर मेथड से? मतलब आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर ने कितना खर्चा किया है, गवर्नमेंट सेक्टर ने कितना खर्चा किया है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है इकोनॉमी के अंदर, कितना एक्सपोर्ट हुआ है इकोनॉमी के अंदर, कितना इंपोर्ट हुआ है इकोनॉमी के अंदर, और सबको आपने क्या कर धप्पा कर दिया, मतलब सम कर दिया, और क्या निकाला आपने वहाँ से? समझ में आया? क्लियर होगी बात यहाँ तक? चलें आगे। तो यानी कि 2 बातें सीखी आपने। इनकम मेथड से क्या निकल के आता है? NDPFC या डोमेस्टिक इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकल के आता है? तुमने मेरी बात को नोटिस नहीं किया। मैंने बोला था एक्सपेंडिचर मेथड से 2 चीज़ें निकल के आते हैं, वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर पे, वो क्या निकलवा रहा है तुम्हारे से। इस वाले मेथड में ट्विस्ट है, और वो ऐसा ट्विस्ट है कि तुम्हें प्यार हो जाएगा। नेशनल इनकम सीखने के लिए, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हें अल्फा A+B का होल स्क्वायर आना चाहिए। अगर तुम्हें A+B का होल स्क्वायर नहीं भी आता है तो भी तुम इकोनॉमिक्स को आराम से विजुअलाइज कर सकते हो। या इसके लिए कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जो ब्रेन है बिल्कुल सुपर शार्प होना चाहिए, नहीं ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसा नहीं है। बस तुम इस बात के लिए तैयार रहो कि तुम समझने के लिए तैयार हो आज बैठ करके। और आज अगर बैठ करके तुम समझने के लिए तैयार हो तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर तुम्हें कुछ ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सामने चलेगा तुम्हारे। बात आगे समझ में? तो एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकल के आता है? GDP-MP। मैंने क्या ट्विस्ट पैदा किया था थोड़े पहले? एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि या तो GDP-MP निकल कर आएगा या फिर क्या निकल के आएगा? NDP-MP। क्लियर हो गई बात? यानी कि या तो GDP-MP निकलेगा या फिर NDP-MP। अब बच्चा कहता है तुरंत हाथ उठा के, मास्टर जी कहते पता चलेगा कि आंसर GDP-MP पे आएगा या NDP-MP पे आएगा। भैया बहुत आसान है। क्या बोला मैंने आपको? जब क्वेश्चन आएगा ना आपके सामने तब आप खुद बोलेंगे मेरे को पता है किस पे आएगा आंसर। फ़र्क है ना, आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। वो फ़र्क भी समझेंगे हम थोड़ी देर बाद। लेकिन फिलहाल क्या समझ में आया कि एक्सपेंडिचर मेथड से या तो GDP-MP निकल कर आएगा
या एनडीपी-एमपी निकल के आएगा। तो आपको कौन सा पता चल चुका है कि इनकम मेथड से एनडीपी-एफसी कैसे निकल के आया? आपने तो केवल एज्यूम ही किया ना कि भैया इनकम है, टोटल कर दिया। ऐसे एक्सपेंडिचर मेथड मान लो कि जो चीज़ एक्सपेंडिचर पता था टोटल करा, जीडीपी-एमपी आया या एनडीपी-एमपी आ गया, खत्म कहानी। इतना सा समझना है। नहीं लेते हैं उसको, हम नहीं लेते हैं। नेशनल इनकम में नहीं एस्टिमेट की जाती है। नेशनल इनकम के अंदर कोई भी ऐसी इनकम एस्टिमेट नहीं करी जाती है जिससे कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं आ रही हो। मतलब फ्री वाली चीज़ों को हम नहीं लेते हैं। स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, जैसे आपके लाइक कोई बच्चा अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, आपको अगर स्कूल में ड्रेसेस वगैरह मिलते हैं, आपको अगर पढ़ने के लिए पैसा मिलता है, स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं, वो नेशनल इनकम एस्टिमेट नहीं होती है। ओल्ड एज पेंशन, भिखारियों को जो पैसा दिया जाता है, ये एक तरीके से दान होता है। ऐसे इनकम को हम नेशनल इनकम एस्टिमेट नहीं करते हैं, इसे हम ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं। इसके बारे में हम थ्योरी वाले क्लास में बात करेंगे। मैंने पहले ही बोला था, इट इज़ द पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स। समझ में आगे बात यहाँ तक? क्योंकि नेशनल इनकम 10 नंबर का चैप्टर है, 6 नंबर का एक न्यूमेरिकल, 4 नंबर का रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी में 3 नंबर का क्वेश्चन बचा 1 नंबर। तो 1 नंबर के लिए तुम मत्था मारते रहो जितना मारना है। बात आगे समझ में? वो तुम्हारी मर्जी, आगे तुम कैसे लड़ना चाहते हो। अभी क्या सीखा? आपके सामने रास्ते क्लियर हो रहे धीरे धीरे। आपने एनएनपीएफसी का मतलब भी समझा अभी तक थोड़ा सा, एनडीपीएफसी भी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, जीडीपी-एमपी, एनडीपी-एमपी पता चल रहा है कहाँ से निकल करके आ रही है। तो ऐसे ही वैल्यू एडेड मेथड से जो निकल के आएगी उसे हम बोलते हैं जीवीए-एमपी। ठीक है, क्या निकल के आती है? जीवीए-एमपी। अब जीवीए-एमपी मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन। मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो हमारे सामने 5 तरह की कंपनियां हैं, इकोनॉमी में 5 कंपनियां हैं, फर्म है मान लो। अच्छा एक बात बताओ, क्या इकोनॉमी में 5 ही फर्म होती है? 500, 600, 5000, 50,000 फर्म होती हैं। तो अगर मैं कहता हूँ जीवीए-एमपी है और मान लो इकोनॉमी के अंदर एक ही फर्म है, ध्यान सुनना, अगर इकोनॉमी के अंदर एक ही फर्म है तो वही जीवीए-एमपी क्या कहलाती है? उसकी जीडीपी-एमपी। नहीं, वो तो हम मान सकते हैं ना। अगर हमें कोई मॉडल बनाना है, हमें आगे काम करना है, तो हम एक बंदे को लेकर के, 2 बंदे को लेकर के समझ सकते हैं ना कैसा मॉडल होगा, बिहेवियर कैसा होगा। जैसे कि आप बार बार प्राइस वॉर खेलते हो। आपने फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाले चैप्टर में ओलिगोपोली पढ़ा, मोनोपोली पढ़ा, तो आप वहाँ पर एज्यूम करके चलते हो ना मोनोपोली का साइज़ कैसा होगा। ओलिगोपोली में मतलब एक मोबाइल कंपनी आज के टाइम में इंडिया में देखते हो आप, कुछ कंपनियाँ ही टिक गई हैं मार्केट में अब, जो कि ओलिगोपोली की तरह खेलती है। सेम प्राइस 2 GB 32 GB 3 GB 64 GB में प्राइस वॉर खेलते हैं। कोई थोड़ा ज़्यादा फीचर दे देता है, कोई बैटरी का साइज़ बढ़ा देता है, वहीं पर प्राइस वॉर गेम स्टार्ट हो जाती है। कोई एक दूसरे की स्ट्रैटेजी के साथ खेल रहे हैं। दिस इज़ द गेम बेसिकली, दैट इज़ कॉल्ड गेम थ्योरी। वो फ्यूचर के टॉपिक्स हैं आपके। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, अगर एक फर्म है मान लो तो वही जीवीएमपी क्या हो जाएगी? जीडीपी-एमपी। लेकिन मैंने क्या बोला, इकोनॉमी में एक फर्म नहीं होती है, तो जितनी फर्म होंगी उन सब के जीवीएमपी को जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर ये सिग्मा वर्ड का मतलब समझ में आ गया? सबमिशन। सबमिशन किसका है? बहुत सारी फर्मों का। मैंने क्या बोला, अगर एक ही फर्म है तो उसका जीवीएमपी जीडीपी-एमपी हो गया। क्या समझ में आया? इनकम मेथड से क्या निकल के आ जाता है आपका? बोलना चाहिए, क्योंकि ये बार बार इसलिए बुलवा रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ तुम्हारे को आगे जाकर के बुक, पेज, कॉपी नहीं खोलनी पड़ेगी। कोई सा पेपर उठाया, आंसर निकाल दिया। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकल के आता है? या एनडीपी-एमपी या एनडीपी-एमपी, दोनों तो नहीं आएगा। वैल्यू एडेड मेथड से जीवीएमपी ना बोल करके चाहो तो जीडीपी-एमपी बोल सकते हो, क्योंकि तुम समझदार हो गए हो। तो कुछ पिक्चर क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन उठता है कि मान लो आपने एनडीपी-एफसी निकालना सीख लिया है, मैंने बोला कि आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा, और मान लो आपने जीडीपी-एमपी या एनडीपी-एमपी निकालना सीख लिया है, या मान लो आपने जीडीपी-एमपी निकालना सीख लिया। मैंने कहा ना, मान लो आपको आता है निकालना, तो मैं इस हिस्से को रब कर दूं यहाँ से, या जहाँ पर आपने मेथड्स के नाम लिखे हैं वहाँ पर इस चीज़ को मार्क कर दो कि किस मेथड से क्या क्या निकल कर आता है, फटाफट से। ठीक है, जल्दी से। जहाँ पर आपने मेथड्स के नाम लिखे हैं वहाँ पर मार्क कर दीजिए किस मेथड से क्या निकल के आ रहा है। हो गया? चले आगे। देखिए, अब इतना तो आपने सीख लिया, ठीक है। अब आपको क्या क्या सीखना है ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जन। कन्वर्जन को सीखने से पहले मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ
मतलब अपने मन मर्जी तरीके से मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ, उस एग्जाम्पल को आप समझेंगे और फिर उसको आगे आप गो थ्रू करेंगे। ठीक है, मैंने कहा एक क्वेश्चन ले लिया बहुत सिंपल सा, मैंने कहा कैलकुलेट नेशनल इनकम। इस क्वेश्चन को आप केवल ऐसे समझेंगे, अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, केवल समझेंगे। कैलकुलेट नेशनल इनकम, ये क्वेश्चन था, हमने ले लिया। अच्छा, अब एक तरफ हमने लिख ली आइटम्स, ठीक है, और एक तरफ हमने लिख लिया इनका अमाउंट, किस में है तो करोड़ में। ठीक है, तो मैंने कहा कि नेशनल इनकम निकालनी है। तुरंत एक बच्चा उठकर बोलता है चिल्ला करके, अच्छा नेशनल इनकम का मतलब मैं समझ गया, क्या निकालना है मेरे को? तुम उस बच्चे में नहीं हो, क्योंकि तुम्हें तो समझ में नहीं आया क्या निकालना है उसको, है ना। जितना लेट बोलोगे उतना सुस्ती दिखा रहे हो। क्या निकालना है? तो वो तुरंत उसके दिमाग में बात आ गई, मुझे क्या निकालना है? NNPFC, यानी कि उसे NNPFC कैलकुलेट करना है। अच्छा, आइटम्स में क्या क्या दे रखा है उसको? एक तो उसने दे दिया GDP MP 500 करोड़, ठीक है, GDP MP दे दी। अच्छा, इसके साथ साथ उसने GST दे दिया। GST बोले तो टैक्स नहीं बोलेंगे, टैक्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, अभी बात करेंगे, उस पर आएंगे अभी। तो क्या आ गया? GST। तो GST मान लो उसने दे दिया 50, और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और लिख दी, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी, यानी कि आर्थिक सहायता। ये सब्सिडी का मतलब टैक्स ही आता है। सब बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। नाइस। देखो, जब मैंने क्या बोला कि बच्चे अगर बैठे हैं सामने तो एग्जैक्ट लेवल पता चलता है डाउट्स का, और बच्चा नहीं बैठा सामने तो सामने कैमरे से बात करते रहो और फिर खुद ही समझ जाओ, अच्छा सब्सिडी तो पता होगा बच्चों को क्या होता है। इसे कहते हैं बेनिफिट्स सामने पढ़ाने का, ठीक है कि नहीं। और बाकी दूसरा बच्चा सुन रहा होगा इसको देखकर, बोलेगा नहीं यार, हाँ सब्सिडी उसने पूछ तो लिया, मेरा डाउट था, थैंक यू यार, है ना। बात है कि नहीं, पॉइंट वाली बात है। तो इसी तरीके से अगर तुम सब बोलना स्टार्ट करोगे तो शायद क्लास का लेवल आउटस्टैंडिंग पे चला जाता है, और तुम चुपचाप तो फिर वो रहने दो, ठीक है। ये हो गया इतना। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिखा फीफा, ठीक है। कोई वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे हम लोग, वर्ल्ड कप फुटबॉल वगैरह वर्ल्ड कप वगैरह नहीं, सिर्फ ऐसे हमने लिख दिया फीफा 20, ठीक है। एक वर्ड हमने और यूज़ कर दिया यहाँ पर, फीता, ठीक है। मान लो 10 ले लिया। अभी मुझे पता नहीं है मैं क्या ले रहा हूँ, सच बताऊँ तो मैं तो केवल अभी एक क्वेश्चन बना रहा हूँ बस। ऐसे क्वेश्चन पता नहीं कितने बना दूँ बैठे बैठे, और एक एग्जाम। हाँ, कुछ तो होता है, तभी तो लिखा है मैंने, कुछ होता है तभी तो, है ना। अच्छा, एक चीज़ और मैंने दी यहाँ पर, डेप्रिशिएशन। क्या मैंने यहाँ पर? ये ले लेते हम लोग 100, ठीक है। मतलब मोटा मोटी हमारा काम बन गया इतने में, ठीक है। क्या है ऊपर क्वेश्चन में निकालना? क्या दे रखा है आपको, ठीक है। और ये फीफा और फीता का मतलब क्या है, फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूँ अभी फिलहाल यहाँ पर। फीता का मतलब है फैक्टर इनकम, शाबाश, ठीक है। और फीता का मतलब, फीफा का मतलब बोल ही दो अब चुपचाप से, फैक्टर इनकम। अब तुम्हें मतलब ही समझ में आ ही गया होगा। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम याद है, क्लास जब स्टार्ट हुई थी तो एक चीज़ सिखाई थी, ये हमारा इंडिया है और यहाँ पर एक छोटी छोटी कंट्री है ना। हम पैसा यहाँ पर कमा करके भेज रहे हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर भी आ सकते हैं बंदे, और यहाँ के बंदे वहाँ से भी जा सकते हैं। समझ में आ गया फ्रॉम और टू क्या है? आ गया समझ में? मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि वो पैसा जो हम कमा करके ला रहे हैं बाहर से, और टू मतलब जो यहाँ से हम कमा करके भेज रहे हैं, यानी कि इसको बोलते हैं से, इसको बोलेंगे को, ठीक है। बात आ गई समझ में यहाँ तक? बहुत अच्छे बच्चे हो, क्लियर। अच्छा, अब GST और सब्सिडी और ये डेप्रिशिएशन क्या है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, जब तुम लोग एक कार परचेज करते हो और उस कार को जब पहले साल चलाते हो खूब दबा दबा करके, ठीक है, तो क्या उस कार की वैल्यू अगले साल सेम रहती है? रहती है? घटती है। अच्छा क्वेश्चन है। सेम जब हम इस मकान में वाइट वॉश वगैरह अगर ना कराएं, खैर ये तो एक फिक्स कैपिटल हो गया, एक एग्जाम्पल के, जब एक मशीन है या एक बाइक है, जब वो चलती है तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू क्या होती है? घटती रहती है। इंसान को छोड़ करके, इंसान की तो बढ़ती रहती है, क्योंकि वो स्टॉक उसमें इकट्ठा होता रहता है। समझना अच्छे से। तो यहाँ पर जो वर्ड है वो है कि
जितनी भी फिक्स असेट्स होती है हमारे पास, जमीन को, लैंड को छोड़ लैंड को छोड़ के, एक वो अलग टर्म्स में आता है, मतलब समझना कि जो भी हम लोग बात करेंगे, लाइक कार का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए एक कार है जो कि हमने 5 लाख की खरीदी है, ठीक है। कितने खरीदे? 5 लाख की, ठीक है। और इस कार को, इसकी कार की जो लाइफ है, मान लो वो 10 साल की है, 10 ईयर की। इसकी लाइफ कितनी है? 10 साल। कितने साल चलेगी? 10 साल चलेगी, ठीक है। और 10 साल बाद मैं इसको बेच दूंगा स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू बोल दो या साल्वेज वैल्यू बोल दो, ठीक है, या रेसिडुअल वैल्यू बोल दो। डेप्रिसिएशन अगर 11th क्लास में पढ़ा हो तो शायद उनको पता हो, अकाउंट्स वाले बच्चों को पता नहीं पड़ा। स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। डेप्रिसिएशन निकालने के 2 मेथड तुम लोगों ने पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है कि नहीं। तो स्क्रैप वैल्यू मान लो, भाई हमें नहीं मतलब है, हमारे को नहीं पता, तुम लोग टेंशन मत लो, ठीक है, हमें पता है तभी आएगा, सीख लो। कार है कितने की? नेशनल इनकम में कार कहाँ आ गई? बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि कार नहीं समझ में आएगा ना, तो जैसे वो बच्चा स्टार्टिंग में तुरंत एक्सपेंडिचर मेथड में क्या निकल के आ रहा था? 2 चीज़ें निकल के आ रही थी, क्या? GDPMP या NDPMP। सारे फसाद की जो जड़ थी वो था पहला वर्ड, बाकी तो सारा सेम था। कॉमन करो, GDP@MP, NDP@MP, सारा तो सेम है, बस पहले वर्ड का फर्क है, G और N। G मतलब ग्रॉस और N मतलब नेट। ग्रॉस रट्टा नहीं मारना अपन को, अपन रटना सीखेंगे नहीं कभी। ग्रॉस या नेट। जब कार आपने खरीदी तो कार की नेट वैल्यू कितनी थी या ग्रॉस वैल्यू कितनी थी? भैया उस टाइम तो सेम ही थी, एक बार इक्वल, इसमें तो कोई ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट। लेकिन जैसे ही कार चलेगी तो उसकी वैल्यू अगले साल क्या होगी? कम होगी। तो क्या तुम इस बात को खुश होते रहोगे? नहीं भाई, मेरी कार तो अगले साल भी 5 लाख की ही है। सच को स्वीकारो, सच को स्वीकारो। तो जब भी हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं तो अब आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी, GDP और NDP में क्या फ़र्क है। GDP और NDP में क्या फ़र्क है? तो फ़र्क केवल क्या है, यहाँ पर G फॉर ग्रॉस और N फॉर, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, G बोले तो ग्रॉस और N बोले तो नेट, यानी कि ग्रॉस और नेट वैल्यू का फ़र्क है। मान लो आप अगर ये कार 5 लाख की है और पहले साल जब आपने खरीदी तो 5 लाख की, दूसरे साल कितने की रखोगे इसकी वैल्यू? 5 लाख की। तो उसकी वैल्यू जब कम होगी तो अच्छी बात है ना, कम करके दिखाओगे। तो सेम ऐसे ही जब हम लोग नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं तो जितना भी कंजम्पशन होता है किसका? फिक्स असेट्स का, तो उस कंजम्पशन को हमें क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए। मतलब कार अगले साल 5 लाख की तो नहीं रहेगी ना, तो हटा दो ना डेप्रिसिएशन जिसका तुम्हें वो यूज़ हुआ। तो ग्रॉस और नेट समझना क्यों जरूरी है, समझ नहीं बात यहाँ तक कि अगर मान लो कोई फिक्स असेट्स है इकोनॉमी के अंदर और उसका कंजम्पशन होता है तो उसकी जो वैल्यू वो डिडक्ट करो, क्या जरूरत है। तो हमें यहाँ पर जो ये डेप्रिसिएशन लिख रहा है इसका मतलब समझ में आया? 100। इसका मतलब क्या है, समझ में आया? इसका मतलब है कि जो वैल्यू हमने यूज़ करी, यानी कि 100 करोड़ की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है उसकी। अच्छा, इसको दूसरे तरीके समझ लो। अब जैसे कि अकाउंट्स वाले बच्चे क्या करते हैं, इसके लिए प्रोविजंस बनाते हैं। प्रोविजन मतलब जो हमारी मम्मियाँ होती है बहुत अच्छी होती है, वो बड़ा ही समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि मतलब फ्यूचर्स में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो छोटा छोटा पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा कहीं ना कहीं छुपा छुपा कर रखती रहती हैं, प्रोविजंस बनाती हैं कि मान लो कोई पापा ना हो तो चल ठीक है बेटा ले ले या बेटी ले ले, खा लो चीज़ जा करके। तो वही प्रोविजंस अकाउंट्स क्या करते हैं, बना कर रखता है। क्या? क्यों कि मान लो 100, अगर मान लो इस कार की वैल्यू अगर 5 लाख की है, मान लो हर लाख, मतलब मान लो 5 साल ही मान लो लफड़ी, हर साल 1-1 लाख की वैल्यू कम हो रही है, तो 5वें साल तो कार खत्म हो गई। तो क्या 5वें साल वो क्या करेगा, पापड़ बेलेगा? नहीं। अकाउंटेंट दे आर वेरी मैच्योर्ड, वो बहुत समझदार होते हैं। वो क्या करते हैं, हर साल 1-1 लाख रुपए बचा के रखते हैं, जिससे 5वें साल जैसे ही इस कार की वैल्यू खत्म हो तो वो 5वें साल आकर के कार नहीं खरीद ले। तो अगर प्रोविजन का मतलब तुम्हें इस तरीके से समझाया जाए अकाउंट्स पढ़ते टाइम में तो तुम चैंप हो। प्रोविजन फॉर रिजर्व बनाते हैं आप लोग, तो वो उसका मतलब होता है एग्जैक्ट मीनिंग। रिजर्व का मतलब क्या है या प्रोविजन क्यों बनाना ज़रूरी है आपके लिए, बट हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल इतना समझ रहे हैं कि GDP और NDP में क्या फ़र्क आता है। किसका फ़र्क आता है? डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन एस्टिमेट करना जरूरी है या नहीं है, बोलो फटाफट से। है ना जरूरी। क्यों है जरूरी? क्योंकि हमें हर चीज़ की नेट वैल्यू पता होनी चाहिए। एग्जैक्ट, मान लो कोई भी चीज़ आपने खरीदी है तो अगले साल उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो हमें पता होनी चाहिए, अदरवाइज वो हमारे लिए वर्थलेस है। बात समझ आ गई? तो एक तो ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और सिखा रहा हूँ, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं हम इकोनॉमिक्स के अंदर।
बात आगे समझ में? अकाउंट्स वालों को आता है, पता नहीं आता है कि नहीं आता है। तो मान लो स्क्रैप वैल्यू कितनी है इसकी, 1 लाख मान लो, मतलब भैया 1 लाख की चली जाएगी कार 10 साल बाद, मान ले, एज्यूम कर ले। तो अब हम निकालते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब देखो दो तरीका है, या तो आपको डेप्रिसिएशन पता है कि हर साल इस कार की वैल्यू 20% कम होगी, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हर साल इस कार की वैल्यू 20% कम होगी, यानी हमने ये रेट डिसाइड कर लिया। तो 5 लाख का 20% 1 लाख रुपया। कैसे निकालेंगे, नहीं आता तो देख लो, बहुत ईजी है। 5 लाख इंटू 20%, तो 20% से क्या होता है, मतलब डिवाइड कर दो 100 से, 1 2 1 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपया। तो यानी कि एक तो 20%, और अगर 20 ना पता हो तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखो कैसे निकालते हैं। कॉस्ट मतलब जितने की कार थी, और माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू, माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू, और उसको डिवाइड कर दो लाइफ से। किससे डिवाइड कर दो, लाइफ से। अभी बच्चा तुरंत हाथ उठाता है, मास्टर जी मान लीजिए अगर हमें स्क्रैप वैल्यू ना दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, 0 मान लो। क्या मान लोगे, 0 मान लो। मैंने कहा ये क्वेश्चन इतना था खाली, 5 लाख की कार है और 10 साल लाइफ है, तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन 1 साल का कितना यूज़ होगा, तो 5 लाख को 10 से डिवाइड कर दो, खत्म। बात आगे समय 50,000 रुपये क्लियर होगी। और यहाँ पर दे रखा है तो 5 लाख में से 1 लाख माइनस करा, कितना आ गया, 5 लाख में से 1 लाख माइनस करोगे तो कितना आ गया, 4 लाख, और 4 लाख को 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 40,000 रुपये। तो यानी कि कार की अगले साल वैल्यू कितने की बची, 4,60,000 रुपये की। अब जब इंश्योरेंस करवाते हैं हम लोग अपनी कार का, तो कंपनी वाले भी क्या करेंगे, 5 लाख का इंश्योरेंस नहीं देंगे आपको अगले साल। अगले साल कार की कितनी वैल्यू देंगे, 4,60,000। फिर अगले साल कितने देंगे, 4,20,000। फिर नहीं, इंश्योरेंस के पैसे तो हर साल कार के हिसाब से 10 रुपये 20 रुपये कम भी तो होते रहते हैं ना। पहले साल कार का इंश्योरेंस आपका मान लो 1600 का 1500 का होगा, अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट होते हैं, जिसकी जैसी वैल्यू होती है। बट एनी हाउ ये सारी बातें गई दूर। मेरे को ये चीज़ बताओ, क्या ये चीज़ समझ में आ गई, डेप्रिसिएशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है इकोनॉमी के अंदर, समझ में आ गया। डेप्रिसिएशन क्यों निकालना जरूरी है, समझ में आ गया। इसी के साथ साथ मज़े वाली बात यह है कि डेप्रिसिएशन को हम और क्या क्या बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन तो आप बार बार सुन रहे हो, तो डेप्रिसिएशन के अलावा हम और क्या क्या बोलते हैं, ठीक है, वो लिख लो फटाफट से नाम, जल्दी से। पहले एक काम करो, ये सारा क्वेश्चन पहले अभी ये वाला क्वेश्चन मत उतारना, ठीक है, केवल डेप्रिसिएशन वर्ड का लिखो फटाफट से। आगे अब डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिखो, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। लिखा। और ये एक एग्जांपल भी है ना साथ में, कार वाला। हो गया, डन। देखिए फॉर्मूले अब अच्छे से देखिएगा इस चीज़ को। अच्छा, डेप्रिसिएशन के नाम लिखो, मूल्य ह्रास लिख बेटा सबसे पहले तो हिंदी में, ह्रास लिख लिया। डेप्रिसिएशन को लिखो। दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, और क्या क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम आपको इसके, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या हो गया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, स्थिर पूंजी का उपभोग, स्थिर या अचल बोलते हैं, ठीक है। स्थिर को और क्या बोलते हैं, अचल, ध्यान रखना। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लिख लिया। अच्छा, और लिखो नॉर्मल वियर एंड टीयर, सामान्य टूट फूट, नॉर्मल वियर एंड टीयर, सामान्य टूट फूट। लिख लिया, नॉर्मल वियर एंड टीयर यानी सामान्य टूट फूट, ठीक है। अच्छा, करंट रिप्लेसमेंट भी लिख लेना एक साथ साथ। करंट रिप्लेसमेंट आपने क्या लिखा है, स्थिर या अचल पूंजी का उपभोग, लिख लिया। अच्छा, उसके बाद लिखो सामान्य टूट फूट, चालू पुनः स्थापित लागतें, चालू, ये सब नाम है अलग अलग इसके, चालू पुनः स्थापित लागतें। अच्छा, तुम्हें से कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि इतने नाम आप लिखवा क्यों रहे हो, क्योंकि भैया एग्जामिनर का नहीं पता कि वो क्या पता छुपा करके तुम्हें कहीं लिख दे करंट रिप्लेसमेंट। अब तुम पूरे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ढूंढ रहे हो, लो जी। अच्छा, वो ऐसे भी तो लिख सकता है, फिक्स कैपिटल 1 लाख, लाइफ 10 ईयर। अब फिक्स कैपिटल 1 लाख की है, लाइफ कितने की है, 10 साल की। अब बच्चा क्या करेगा, डेप्रिसिएशन तो यार मैंने पढ़ा ही नहीं कभी ऐसे,
तो तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा कई बार, दैट इज कॉल्ड। हाँ 2016 वाले पेपर में दिल्ली रीजन में आया क्वेश्चन, क्यों नहीं आएगा? एग्जामिनर वेरी स्मार्ट। अगर आप 100 के लिए पढ़ते हो तो आपको 100 लायक बनना पड़ता है, ठीक है। 80-90 नंबर आना बड़ी बात नहीं है, ये ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, लेकिन 90 क्रॉस करना ये बहुत बड़ी बात होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। और तुम्हारे सामने तो एक और चैलेंजेज है, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट तुम्हारा। अभी भी और भी नाम है उसके अंदर, लिखो क्या क्या लिखा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, नॉर्मल टीयर एंड वियर, करंट रिप्लेसमेंट, और एक अपने आप में तो डेप्रिसिएशन है ही, चालू पुनः स्थापित लिख लिया, लागत लिख लिया। अच्छा, उसके बाद लिखो एक और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, हाँ बोल रहा हूँ हिंदी में, ठीक है। प्रत्याशित अप्रचलन, प्रत्याशित अप्रचलन, ठीक है। उसको इंग्लिश में लिख लियो, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अच्छा, 2 वर्ड, एक क्वेश्चन आया था दिल्ली फॉरेन वाले में 2016 के अंदर फॉरेन वाले क्वेश्चन में, उसने क्वेश्चन लिखा था कि डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। लेकिन मान लो कोई सुनामी आ जाए तो भी तो लॉस हो सकता है हमारे को, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो एक तो हो गया एक्सपेक्टेड, ये तो एक्सपेक्टेड है, तुम्हें पता है कि हर साल कार की वैल्यू, और एक होता है अनएक्सपेक्टेड, ये क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड। तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस भी हो सकता है, ध्यान देना, वेरी गुड, ध्यान सुनना, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस भी हो सकता है और अनएक्सपेक्टेड भी। तो इसको हमने क्या बोला, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी कि ये कौन सा है, फिक्स कैपिटल है, बोलो। और वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, तो अनएक्सपेक्टेड बेसिकली कैपिटल लॉस होता है आपका, अनएक्सपेक्टेड जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल लॉस। तो अगर एक्सपेक्टेड है तो वो डेप्रिसिएशन है, और अनएक्सपेक्टेड है तो वो क्या हो गया, एक तरीके से कैपिटल लॉस है आपका। मान लो आपका घर था पूरा, सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, टूट गया, वो अनएक्सपेक्टेड था। जैसे कि मान लो एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, फॉर एन एग्जांपल, मान लो इतनी बड़ी डाई की शीट है, देखो इधर देखो, मान लो इतनी बड़ी डाई की शीट है और आपका चप्पल है, आपको पता है चप्पल पूरा ऐसा तो बनता नहीं, चकोर तो पहनते नहीं हो, कितना अजीब लगेगा चकोर चप्पल पहनना लग जाओ। लेकिन कंपनी जब चप्पल बनाएगी तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके का हिस्सा क्या करेगी, काटेगी, तो उसे पता है ये तो मेरा लॉस होने वाला है, ये तो नॉर्मल लॉस हो गया। लेकिन मान लो मशीन चल रही थी, मशीन चलते चलते एकदम से लाइट चली गई, तो जितनी ये सीटें एक साथ लगी होंगी प्लांट के अंदर, मान लो 100 मशीनें जब लगी एक साथ, तो 100 मशीनें क्या होंगी, एक साथ ब्लॉक हो जाएंगी या कुछ लॉस हो जाए, तो वो क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड लॉस। दो तरीके को, नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो वैसे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना थ्योरी वाले, तो वहाँ पर ये वाला टॉपिक जरूर आएगा और एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तब तुम्हें याद आएगा एक्सपेक्टेड का मतलब क्या था और अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या था। बात आगे समझ में। अच्छा, तो क्या सीखा हम लोगों ने, डेप्रिसिएशन के क्या क्या नाम हैं। तो अगर एग्जामिनर तुम्हारे सामने कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, नॉर्मल वियर एंड टियर दे दे और करंट रिप्लेसमेंट दे दे, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस दे दे, तो ये सब क्या है, डेप्रिसिएशन ही है। डेप्रिसिएशन क्यों निकालना जरूरी, ये भी समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे से क्लियर होगी बात आपको यहाँ तक। तो इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड टैक्सेस, क्योंकि टैक्सेस भी जानना बहुत ज़रूरी है। टैक्सेस का मतलब अगर मैं समझाऊँ आपको तो बहुत ही आसान है। देखो आपके ना धीरे धीरे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बहुत अच्छे से। देखो अगर आप इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक तो आपको दिखाई दे रहा है GDP-MP और एक दिखाई दे रहा है आपको NNPFC, राइट ना। अच्छा, आपको इन दोनों का मतलब समझ में आ गया। ग्रॉस और नेट में फ़र्क किस चीज़ का होता है, डेप्रिसिएशन का, इतना ही फ़र्क होता है और तो कुछ फ़र्क नहीं होता है। अच्छा, अब यहाँ पर P और P में तो कोई फ़र्क ही नहीं होगा, P और P में तो कोई फ़र्क नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और वर्ड दिख रहे हैं MP और FC, MP और FC। तो MP और FC का क्या फ़र्क है ये बताता हूँ, तब तक वही क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर लो साथ साथ। देखो MP और FC, तो MP और FC में फ़र्क क्या है, तो मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिया था उस टाइम कि MP और FC मतलब कोई भी प्रोडक्ट, मान लो ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को जब ये मार्केट में उतरेगा तो गवर्नमेंट क्या इम्पोज करेगी, इस पर टैक्स लगाएगी। और मान लो ये प्रोडक्ट अगर समाज में प्रेरणा देता है या लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है, तो बुक्स है, बुक्स जब मार्केट आती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लाइक अगर मैं अपनी बुक अमेजन पे बेचता हूँ तो उस पर कोई टैक्सेस नहीं लगता है कस्टमर के अंदर से। लेकिन जो बंदा पेपर वगैरह खरीदते हैं, मशीन वगैरह चलती है, तो वहाँ पर टैक्सेस है, लेकिन मार्केट में इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। समझना अच्छे से एक बारी। तो ऐसे ही मान लो झाड़ू है तो स्वच्छ भारत अभियान है, तो स्वच्छ भारत अभियान में मतलब क्या है, इससे लोग सफाई करते हैं घर की, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है, मतलब मान लो 1 रुपये की।
तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये प्रोडक्ट अगर 10 रुपये का है और इस पर मान लो 20% का क्या लगता है, जीएसटी लगता है। मैंने कहा मान लो, केवल 20% रेट है नहीं, वैसे मान लो 20% का रेट टैक्स लगता है। तो ये मार्कर कितने का बन जाएगा अगर तुम खरीदने जाओगे तो? 10 का थोड़ी ना मिलेगा तुम्हारे को, कितने का मिलेगा? 12 रुपये का मिलेगा ना, क्योंकि 10 पे अगर 20% का टैक्स लगाओगे 2 रुपये का टैक्स हो गया, तो 10 और 2 12 रुपये का। तो ध्यान सुनना, लेकिन अगर गवर्नमेंट कहती है कि मार्कर बेचना टीचर्स के लिए बेनिफिशियल है, बच्चा पढ़ता है इससे, तो 1 रुपये की सब्सिडी दो। तो 10 रुपये का मार्कर था, 2 रुपये का टैक्स लग गया, तो 1 रुपये क्या कर दो, इसमें से माइनस भी कर दो, यानी कस्टमर को क्या मिल गया, इस पर वेलफेयर मिल गया। तो यानी कि ये प्रोडक्ट कितने का रहा फाइनली, 11 रुपये का रहा। ये ब्रैकेट में अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसका मतलब माइनस होता है, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, 11 रुपये का हो गया। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ लगी, तो वो लगा इनडायरेक्ट टैक्स, और क्या चीज़ डिडक्ट हुई, तो वो हो गई सब्सिडी। ये सब्सिडी टैक्स में से डिडक्ट होती है उसके प्राइस में से। किसके प्राइस में से, वो तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको माइनस करना ही है इन द लास्ट। आप चाहे 11 में से 12 में से माइनस करो, चाहे 10 में से माइनस करो, वैसे नॉर्मल प्राइस में से हम उसको माइनस करते हैं सब्सिडी में। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ पे टैक्स नहीं लगता है तो सब्सिडी को बेनिफिट नहीं दिखाई देगा। सब्सिडी गवर्नमेंट तभी देती है जब उस पर टैक्स लगाती है, पहली बात तो ये होनी चाहिए आपको। वो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। जैसे खादी के वस्त्र होते हैं, तो खादी के वस्त्रों पे क्या होता है, थोड़ा गवर्नमेंट कम टैक्स लगाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि खादी के वस्त्र अगर पहनेंगे तो हमारी इंडिया की चीज़ें ही क्या होंगी, प्रमोट होंगी एक तरीके से। जैसे कि अब आपको लगता है अल्कोहल है, अल्कोहल एक इंजूरियस टू हेल्थ है, उस पर गवर्नमेंट भर के टैक्स लगाती है, उस पर सब्सिडी देना चाहिए नहीं। लेकिन जूट का अगर थैला है, तो जूट का थैला अगर यूज करते हैं आप, तो इससे पॉलीथीन यूज़ नहीं करेंगे आप, तो पॉलीथीन पे ज़्यादा टैक्स लगाओ और जूट पे क्या देना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको स्कॉलरशिप वगैरह देनी चाहिए इस तरीके से। तो एक सोशल वेलफेयर का पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या फ़र्क है, तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में फ़र्क क्या होता है, केवल टैक्सेस का और सब्सिडी का। बात समझ में आ गई, खेल है यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट ये उठता है हम लोगों का, टैक्सेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो टैक्सेस में मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि टैक्सेस 2 तरीके के होते हैं, एक हो गया डीटी और एक हो गया आईडीटी। डीटी मतलब डायरेक्ट टैक्स और आईडीटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब मान लो अगर मैं 5 लाख रुपये कमा रहा हूँ तो मेरे को ये पे करना ही है, उसका 10% गवर्नमेंट को ये पे करना ही करना है। लेकिन मार्केट में अगर मैं चिप्स लेने जा रहा हूँ तो मेरी मर्जी है, मैं चिप्स लूँगा तभी पे करना पड़ेगा मेरे को, अगर नहीं लूँगा तो नहीं पे करना है। लेकिन अगर मैं यहाँ 5 लाख कमाऊँगा तो मुझे पे करना ही करना है गवर्नमेंट को। यानी कि इसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, ये जिस बंदे पे लगाया जाएगा उसे पे करना ही करना है, लेकिन इसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। आप मत खरीदो वो चीज़, बात ठीक है। अच्छा, डीटी और आईडीटी का मतलब क्या है फिलहाल समझो। डीटी का मतलब है आपके सामने, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया। अब मैं नाम क्यों लिख रहा हूँ, मान लो किसी क्वेश्चन को आप करने गए और वहाँ पर इनकम टैक्स लिख दिया मैंने आइटम्स में, अरे हाँ टैक्स लिख गया, माइनस कर दो। भाई इनकम टैक्स है, वो कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट। आपको यहाँ डायरेक्ट नहीं लेना है, आपको कौन सा लेना है यहाँ पर, इनडायरेक्ट। और आपकी किस्मत देखो कितनी सदाबहार है, इनडायरेक्ट टैक्स बोले तो जीएसटी। हालांकि जीएसटी के अलावा इंडिया में अभी भी वैट लगता है, जैसे आप लोग सेल टैक्स कहते हैं, वैट लगता है। जो पेट्रोल वगैरह आप लेते हैं ना उस पर वैट लगता है। ऑर्नामेंट्स जब हम लेते हैं, जो स्वर्ण आभूषण वगैरह होते हैं, इस पे लगता है। जो रियल सेक्टर है उस पे लगता है, इंपोर्ट पे लगता है। तो कहने का मतलब ये है, ज़रा समझ के चलो अच्छे से, कि अभी भी गवर्नमेंट जीएसटी हर चीज़ पे नहीं है। 3-4 सेक्टर ऐसे हैं जिस पे अभी भी क्या लगता है, वैट लगता है। अल्कोहल हो गया जैसे कि आपका, हाँ वो तो एक अलग कैटेगरी हो गया, उस पर तो थोड़ा सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट इस टाइम, क्योंकि वो नेसेसरी है लाइफ के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका जीएसटी। बट जीएसटी क्या है, जीएसटी कितने टैक्सेस को मिलाकर बना है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो जीएसटी में कुछ फेमस एग्जांपल लिख लो इनडायरेक्ट टैक्स के, जैसे कि हो गया एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि आपके पास पुराने ऑथर्स की बुक है, उन्होंने अभी तक जीएसटी वर्ड ऐड नहीं किया है। तो वो हो सकता है कि ये ऐसे नाम दे दे क्वेश्चन के अंदर, आप क्वेश्चन में पढ़ते यार जीएसटी तो है ही नहीं, क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, छोड़ दो। तो एक्साइज ड्यूटी हो गया, ठीक है। सेल टैक्स हो गया, सेल टैक्स बोल दो या फिर क्या बोल दो इसको, वैट बोल दो, वैल्यू एडेड टैक्स बोल दो, ठीक है। उसके अलावा आप ऑक्ट्रॉय ड्यूटी हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में चुंगी कर बोलते हैं, ठीक है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी हो गया। उसके बाद कस्टम ड्यूटी हो गया, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स हो गया, ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, ठीक है। मतलब बतेरे हैं ऐसे नाम, आपको याद रखने की जरूरत नहीं इतने, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। सबसे प्यारा लगता है मुझे ऑक्ट्रॉय, क्योंकि बच्चे इसमें फंस जाते हैं कई बार, उन्हें लगता है ऑक्ट्रॉय ड्यूटी मतलब डायरेक्ट टैक्स है। किस पे लगता है?
और जो माल वगैरह कस्टम का माल आता है ना बाहर से दूसरी कंट्री से, या जब स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाती हैं गवर्नमेंट्स, चीज़ें जब जाती है ट्रांसफर होकर तो लगता है ऑक्ट्रॉय, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, चुंगी कर, ठीक है, उत्पादन शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर। मतलब पहले देखो मूवी देखने जाओगे एंटरटेनमेंट टैक्स, टीचर से पढ़ने जाओगे सर्विस टैक्स, सामान दूसरी कंट्री बेचोगे कस्टम ड्यूटी, पेट्रोल प्रोड्यूस करोगे एक्साइज ड्यूटी, सामान खरीदोगे सेल टैक्स। अरे बाप रे बाप, 63 टाइप के टैक्सेस, 67 टाइप के टैक्सेस। तो अब ऐसा नहीं करना, अब आपको क्या पे करना है सीधा था GST, इसलिए इसका नाम है गुड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स ना बोलकर उसे गुड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो गुड मतलब मत बोलना तो एक बोलते बोलते याद आ जाए, गुड्स तो ना याद रहा, गुड लिख दिया, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसलिए इसका नारा है वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। इतने सारे चोचले नहीं है। जैसे इसका एक GST का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, बर्थडे वाला एग्जाम्पल आपने कभी सुना हो। लाइक मान लो कि कुणाल का बर्थडे है, तो मान लो पहले GST नहीं था, तो कुणाल का बर्थडे, कुणाल पार्टी देता है, तो कुणाल मतलब तैयार हो गया अगले दिन सुबह सुबह, तो घर से बाहर निकल रहा है, तो सबसे पहले इसका दोस्त मिल गया, उसने बोला हाय कुणाल, उसने कहा ये ले भाई टॉफ़ी, मतलब इसने टॉफ़ी का पैकेट था, बर्थडे का रिवाज है कि भाई टॉफ़ी देते हैं बच्चे एक दूसरे, छोटे छोटे बच्चे, तो उसने कहा टॉफ़ी ले टॉफ़ी, ठीक है। अब वही उसका जो फ्रेंड है वो क्लास में भी पढ़ता है, वही फ्रेंड उसका क्लास में पढ़ता है और उसके पापा, ठीक है। तो वही फ्रेंड उसके क्लास में दो फ्रेंड इसी गली के हैं और दोनों साथ जाते हैं, तो उसने पहले हैप्पी बर्थडे बोलते उन दोनों को टॉफ़ी पकड़ा दी। अब जब जैसे ही गेट पे गए तो चौकीदार मिला, तो चौकीदार को उसको भी पता है कुणाल का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, उसको भी एक टॉफ़ी पकड़ा दी, एंट्री टैक्स, ठीक है। अब जैसे ही वो क्लासरूम के अंदर गया तो टीचर ने बोला हैप्पी बर्थडे, टीचर को पकड़ा दिया। अब फिर जब क्लास में बच्चे थे तो बच्चों को जब बांट रहा था तो वो दो फ्रेंड्स फिर से आ गए उस टैक्स में। तो प्रिंसिपल ने क्या करा, नया रूल बना दिया, अब से अगर किसी का बर्थडे होगा तो टॉफ़ी का पैकेट मेरे प्रिंसिपल ऑफिस में जमा होगा, मैं बांटूंगी टॉफ़ी सबको। दैट इज़ कॉल्ड GST। मतलब पहले ऐसे टैक्स आता था, अब क्या करता है, सीधा टैक्स जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है जैसे उसको देना होता है। कौन सा रूल बढ़िया है, GST वाला। गलत नहीं है, GST वन ऑफ द बेस्ट थिंग। इवन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी GST अप्लाई करता है हमसे पहले से, हमने थोड़ा लेट कर दिया। इंडिया में GST का कॉन्सेप्ट आया था 1994 में, मनमोहन जी लेके आए थे, लेकिन रोटी सेक ली किसी और ने। हमारे इंडिया में चलता रहता है, प्रपोजल किसी और का हो, बिल किसी और का हो, थ्योरम किसी और की हो, डेफिनेशन किसी और की हो, जिसका बड़ा नाम होता है वो बोलता है, वो ज़्यादा फेमस हो जाता है उस चक्कर में, है कि नहीं, चलता है एनी हाउ, ठीक है कि नहीं, समझ में आएगा। क्लियर बात यहाँ तक। चलिए हम आगे। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स के, अच्छा इनकम टैक्स हो गया, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पता चला इतने सारे नाम लिख लिए और इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में फंस गए। तो इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, गिफ्ट टैक्स हो गया, ये डायरेक्ट टैक्स है, ध्यान देना, गिफ्ट टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स है, हाँ सामान वगैरह गिफ्ट वगैरह देते हो तुम, ठीक है, हाँ लगता है वो तुम छोटा मोटा देते हो 10-20 रुपये का, उसमें क्या देगा तुम्हारे को। कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारा वेल्थ टैक्स हो गया, ठीक है, और हाउस प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हो, बट काफ़ी है 4 नाम, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, क्योंकि ये 4 तुम्हारे को दे सकता है वो एग्जाम में जान के कन्फ्यूज़ करने के लिए। मान लो गिफ्ट टैक्स दे देगा, अच्छा 2 हिस्से तुम्हारे काम हो गए। एक तो तुम बजट वाला चैप्टर पढ़ोगे अभी, गवर्नमेंट बजट वाला, तो वहाँ पर 1-2 टॉपिक आएंगे, टैक्सेस क्या होते हैं, गवर्नमेंट की आमदनी होती है भाई टैक्सेस से। तो टैक्सेस 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब मुझे वहाँ पर पढ़ाना नहीं पड़ेगा तुम्हारे को, सीधा समझ आएगा। डायरेक्ट टैक्स एग्जाम्पल बताओ, जी सर पता है। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल पता है। अब मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, एक्साइज ड्यूटी क्या है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, बच्चा चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा। अब कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, बच्चा चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा। तो 2 बातें समझ में आ गई, क्योंकि एक तो MPFC में समझना था ही और साथ साथ ये भी कन्फ्यूजन झोल था। बट हाँ याद है ना, GST का एक प्रॉपर टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी में। तो GST जब तुम पढ़ोगे तो वहाँ पर थोड़ा सा और बताऊंगा, बट टॉफी वाला एग्जाम्पल बड़ा मजेदार था, हमेशा याद रहेगा तुम्हारे को कि GST को समझाने का सबसे आसान तरीका किसी को भी क्या है। कोई अगर कहता है GST बेकार है तो समझ में आ गई बात यहाँ तक। अच्छा नोट डाउन कर लिया यहाँ तक, सारा नोट डाउन कर लिया, पूरा नाम वगैरह नहीं करा तो फिर चलते हैं फटाफट फीफा और फीता पर समझते हैं। नोट डाउन करो, देखो एनी हाउ समझ में आ गया इतना। अब देखो यहाँ पर फीफा और फीता, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर तुमने 2 वर्ड देखा, एक देखा फीफा और एक देखा फीता। ये फीफा और फीता बेसिकली कुछ नहीं है, फिलहाल के लिए समझो कि वो पैसा जो हमारे रेसिडेंट दूसरी कंट्री में जाकर रहते हैं और वहाँ से कमाकर भेजते हैं, तो वो तो हो गया फीफा। तो उस कंट्री के लिए क्या कहलाएगा? वो उस कंट्री की डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी और हमारी कंट्री की नेशनल इनकम कहलाएगी। वो बंदा वहाँ का सिटीजन होगा या रेजिडेंट? वो रेसिडेंट हो गया, NRI बोलते हैं बेसिकली, वो अलग सेंस हो गया, ठीक है, वो काम करने के पर्पज से जा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरे वाले कंट्री के पर्सन हमारे यहाँ पर आके रहते हैं, तो यहाँ से वो पैसा कमा के भेजेंगे तो किसका हिस्सा होगा, फीता का। अच्छा वो हिस्सा हमारी इनकम, हमारी
इकोनॉमी का डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा होगा, नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होगा, वो उनके नेशनल इनकम का हिस्सा होगा। वो जब मैं डोमेस्टिक और नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा क्या मतलब है इसका, ठीक है। फिलहाल फीफा और फीता समझ में आया इतना है। अच्छा, अब मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ वो फीफा और फीता नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे न फीफा लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पे न फीता लिख रहा हूँ, ध्यान देना इस बात को। तो अब यहाँ पर तुम्हें फुल फॉर्म तो पता चली चुकी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब ये न फीफा का मतलब क्या है, तो फीफा है अगर तो इसका मतलब हो गया फीफा में से क्या माइनस कर दिया हमने, फीता माइनस कर दिया, ध्यान देना इस चीज़ को। जब फीफा में से फीता माइनस करेंगे तो न फीफा आएगा, और जब नफीता में यानी फीता में से जब हम फीता में से फीफा माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, नफीता आएगा। बात आगे समझ में। कई बच्चे फीफा को एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तरह ट्रीट कर लेते हैं, ऐसा मत करना, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। सर्विसेज में हम यहाँ पे सैलरी, रेमिटेंस अलग टर्म्स आती है, उसको हम समझेंगे एक सेपरेट क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे नफीफा और ये क्या है आपका नफीता, नफीफा और नफीता, दीज आर द डिफरेंट टर्म्स। अच्छा, ये नफीफा मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, आप जब बुक यूज़ करेंगे, जब आपके स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो नफीता ना बोलकर नफिया बोलेंगे, बार बार नफिया नफिया बोलेंगे, ठीक है। तो नफिया में आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, ये नफिया कौन सा वाला है, ये नफिया फ्रॉम वाला है या ये नफिया टू वाला है। तो 2 साल पहले जब मैंने वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने नफिया की जगह नफीफा और फीता पढ़ाना स्टार्ट करा, तो बहुत सारे टीचर्स ने चेंज कर दिया है कि अब उसको नफिया की जगह नफीता और नफीफा पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। और ये इजी टर्म है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो नफिया नहीं कंफ्यूज होना, ठीक है। नफिया में ये कंफ्यूज होगा मतलब फ्रॉम वाला है या टू वाला है, समझ में आगे बात यहाँ तक। तो नफीफा और क्या होगा नफीता, तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। बात आगे समझ में। चलिए, इतना क्लियर हो गया आप यहाँ तक। तो ये वाला टर्म्स उतार लीजिए फटाफट से। अब मैं लेके चलता हूँ आपको सीधा कन्वर्जन पे, और इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे आगे चल करके कि इसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग है। लिख लिया सबने, बस खाली नफीफा और नफीता लिख लो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा क्या है इसका मतलब। अब आज की क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हमने बोला था कन्वर्जन, जिसे हमने बोला था इजी लिख कन्वर्जन, ठीक है। अब यहाँ पर सारी क्लास बेकार है अगर ये समझ में नहीं आए तो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखो, अब यहाँ पर ज़रा क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या निकालना है, क्या दे रखा है, जो भी निकालना हो हमेशा उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो। NNPFC निकालना है। अब क्या दे रखा है, GDP-MP। इस क्वेश्चन के बाद दुनिया की कोई सी भी ताकत तुम्हें कन्वर्जन करने से नहीं रोक सकती, और तुम्हें उसके लिए कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जो मैंने देखा है बड़े बड़े बुकों के अंदर एक डायग्राम बना दिया, उसके अंदर ये प्लस माइनस करके दिखा रहा है कि बच्चा उसमें फंस जाता है बहुत बुरी तरीके से। बिलीव नहीं करोगे तुम, जब मैं 12th क्लास में था तब मुझे नेशनल इनकम नहीं आती थी। मैं नेशनल इनकम पता कैसे करता था, फर्स्ट आइटम प्लस सेकेंड आइटम प्लस थर्ड आइटम। मैं जितने आइटम्स देखता था वो हर क्वेश्चन में चेंज होता था अगर प्लस माइनस में। मुझे पता नहीं था कि वो प्लस माइनस हो क्यों रहा है। और ये डाउट सिर्फ मेरा नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 60% बच्चे जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो उसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, या हो सकता है उसके लिए सही टीचर ना मिलता हो उनको, या उनका कॉन्सेप्ट ना क्लियर होता हो। ये 2 रीज़न हो सकते हैं मेरे हिसाब से। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ पर। तो इसी तरीके से आप GNP, NNP, NDP कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ये तो समझ में आ गया। आइए फिर देखते हैं। देखिए, GDP, MP, NNPFC, क्लियर। हमेशा याद रखना, आपको पता है इन तीनों वर्ड के अलावा कोई नया वर्ड आपने पढ़ा नहीं है कन्वर्जन के अंदर, जितने भी टर्म्स आपने देखे हैं। तो जब भी G से N पे जाएंगे, यानी ग्रॉस से नेट निकालेंगे, तो हमेशा हम लोग माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। याद रहना चाहिए डेप्रिसिएशन के नाम क्या कहते हैं। ऐसे ही जब भी हम लोग N से G पे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। जब भी हम लोग D से N पे जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे, तो क्या करेंगे, प्लस का नफीफा। क्या करेंगे, प्लस का नफीफा। यहाँ पे ध्यान देना, क्या वर्ड आया है, नफीफा आया है, नफीता नहीं आया है, क्या है, नफीफा आया है। और ऐसे ही जब भी हम लोग N से D पे जाएंगे तो माइनस कर देंगे नफीफा। हमेशा एक बात याद रखो कि जब भी आप D से N पे जाएंगे, अगर क्वेश्चन में आपको नफीफा की जगह नफीता दे रखा है
तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप नफ़ीफ़ा प्लस कर रहे हो तो नफ़ीता क्या कर दोगे, माइनस। और अगर आप एन से डी पे जा रहे हो तो यहाँ पे नफ़ीफ़ा क्या कर रहे हो, माइनस। और अगर क्वेश्चन में नफ़ीता दे रखा है तो क्या कर दोगे, प्लस। इतनी सी आसान चीज़, ठीक है। अब ध्यान सुनना, MP से FC यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, तो माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। अभी मैं झोल में नहीं फंसाऊंगा, ये क्यों कर रहे हैं वो आपको आने वाली क्लास में अपने आप कवर हो जाएंगी या जब क्वेश्चन करोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। माइनस का इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे और प्लस कर देंगे सब्सिडी। और जब भी हम FC से MP पे जाएंगे तो प्लस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस कर देंगे सब्सिडी। समझ में आ गई बात यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ NIT। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करके। क्लियर बात यहाँ तक। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम लोग MP से FC पे आएंगे तो अगर क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दे रखा है तो इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दीजिए, सब्सिडी ऐड कर दीजिए, या इसकी जगह पर अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट NIT दे रखा है तो माइनस कर दीजिए। बात क्लियर। और ऐसे ही अगर FC से MP पे जाएंगे तो क्वेश्चन में अगर IT और सब्सिडी दे रखा है तो प्लस माइनस कर दीजिए, और अगर नहीं दे रखा है तो क्या कर दीजिए, प्लस का NIT कर दीजिए। क्या कर दीजिए, NIT। अब इधर देखिए, प्रैक्टिकल कितना आसान था ये क्वेश्चन। देखिए ये रहा क्वेश्चन, क्या निकालना है हम लोगों को, NNP FC। क्या दे रखा है, तो G से N पे जाना होगा हमेशा। G से N पे जाएंगे तो क्या करेंगे, देख के बताओ, माइनस का डेप्रीशिएशन। बहुत आसान हो गया अब आपके लिए। और जब भी हम D से N पे जाएंगे तो क्या करेंगे, फिलहाल के लिए प्लस का नफ़ीफ़ा लिख लो, चलेगा। और जब भी हम MP से FC पे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस का IT प्लस का सब्सिडी, या इसकी जगह में क्या करेंगे, माइनस का NIT। एडवांस में लिख लो, क्या दिक्कत है। क्लियर बात यहाँ तक। और यहाँ पे चाहो तो एक चीज़ और लिख दो एडवांस में, प्लस का नफ़ीफ़ा और माइनस का नफ़ीता। बहुत आसान है क्वेश्चन। देखो तुम्हारे सामने GDP MP कितना दे रखा था, यहाँ पर 500, चलेगा, 500 दे रखा था। अच्छा, माइनस का डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन कितना दे रखा है, 100। अच्छा, अब बच्चा यहाँ पर नफ़ीफ़ा में आ गया, तो नफ़ीफ़ा कैसे निकालोगे, फ़ीफ़ा दे रखा है और फ़ीता दे रखा है, तो नफ़ीफ़ा कैसे, समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ पर। तो नफ़ीफ़ा कैसे निकालोगे, यहाँ देखो, नफ़ीफ़ा, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, फ़ीफ़ा माइनस फ़ीता। तो फ़ीफ़ा कितना है आपके सामने, देखिए 20, और माइनस क्या कर देंगे, 10। कितना आ गया, क्या लिख देंगे यहाँ पर, 10। और आगे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, IT सब्सिडी दे रखा है तो माइनस करेंगे IT बोले तो GST कितना है आपके सामने, माइनस का 50 और प्लस का क्या कर दीजिए, सब्सिडी। तो सब्सिडी कितना दे रखा है आपके सामने, बोलो 10, ऐड कर दीजिए। अब इसके बाद अगर गलती करते हैं तो हमें प्राइमरी क्लास में दोबारा चले जाना चाहिए। होती है 90% केस में हम यहाँ गलती कर बैठते कई बार, ठीक है। तो 500 में से 100 माइनस कर दो, 400 आ गया, ठीक है, 400। और ये तो आपका क्या हो गया, 420, और माइनस कर दो 50, तो यानी कि 370 करोड़ आपका क्या आ गया, आंसर। क्या आया 370 करोड़, नेशनल इनकम या NNP FC। समझ में आ गई बात यहाँ तक, क्लियर है। अब जरा सुनो ध्यान से, अगर मैं आपको कहूँ इसी क्वेश्चन के अंदर कि चलो GDP MP, आप एक काम करो, GNP FC निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ, GNP FC। अब आपको इस क्वेश्चन में GNP FC निकालना है, राइट। अब आप इसको पास, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, एक तो NNP FC भी निकाल चुके हो आप, और एक क्या निकाल चुके हो, GDP MP। बट मान लो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया और मैंने क्या कहा निकालने के लिए, GNP FC। क्या निकालना है, GNP FC। तो बच्चा कहता है लो बाएं हाथ का खेल है, लो GNP FC निकालना है, क्या दे रखा है, GDP MP दे रखा है, राइट, GDP MP दे रखा है। अब G से G पे जाएंगे कुछ नहीं होगा, D से N पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का नफ़ीफ़ा, और MP से FC पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का IT प्लस का सब्सिडी। कितना आसान हो गया, मतलब जितने टर्म्स हैं वो तुम निकाल सकते हो। तो अब ये चीज़ उतारते हुए तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, सेम यही क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था अभी तक, कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम की जगह पर अब तुम्हें क्या क्या निकालना है, यहाँ पर NDP FC निकालना है, GNP MP निकालना है, NNP MP निकालना है, GDP FC निकालना है, GNP FC निकालना है। तो ये चीज़ आप निकाल के देखोगे इसमें से, क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो ये क्या करना है आपको, कैलकुलेट। आसान है या डिफिकल्ट है बताओ फटाफट से। अब
हो जाएंगे? आसान है कि नहीं है? नहीं है आसान? भैया आपने नफीफा ले रखा। ओके वेट, ये समझ में नहीं आया? कहाँ से? यहीं से? अच्छा बोलना चाहिए था ना फिर। अच्छा ये क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन में क्या गिवन था हमारे को? गिवन था हाँ, निकालना क्या है नेशनल इनकम। तो जो निकालना था हमने लेफ्ट में रखा, जो दे रखा था राइट में रखा। तो जो दे रखा है उससे हमें क्या निकालना है? नेशनल इनकम। तो क्या सीखा? जी से एन पे जाएंगे तो माइनस का डेप्रिसिएशन, डी से एन पे जाएंगे तो प्लस का नफीफा, ठीक है। और पी से पी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एम पी से एफ सी पे जाएंगे तो क्या होगा? माइनस का आई टी प्लस का सब्सिडी, ठीक है। तो हमने क्या करा? ये लिखा। नफीफा कैसे निकालते हैं? फीफा माइनस फीता भी लिखवाया था। तो हमने क्या करा? जी डी पी एम पी 500 दे रखा था, डेप्रिसिएशन 100, फीफा माइनस फीता करेगा तो 10 आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स 50 दे रखा था और सब्सिडी 10 दे रखी थी, निकाल दिया। फिर मैंने यहाँ पर क्या बोला? मान लो क्वेश्चन चेंज कर दो। अब क्वेश्चन में नेशनल इनकम ना निकाल करके क्या निकालना है आपको? जी एन पी एफ सी निकालना है। तो जी एन पी एफ सी कैसे निकालेंगे? सिंपल, आपके पास दो चीज़ें गिवन है अब तो, एक तो नेशनल इनकम भी है आपके पास और एक जी डी पी एम पी। बट मैंने कहा ये नहीं है आपके पास, तो क्या गिवन है? जी डी पी एम पी। तो जो चीज़ गिवन है उसको लिखा आपने, जो चीज़ निकालनी है लेफ्ट हैंड साइड में। तो जी से जी पे नो इम्पैक्ट, डी से एन पे जाएंगे प्लस का नफीफा, एम पी से पी पे नो इफेक्ट, एम पी से एफ सी पे जाएंगे माइनस का आई टी प्लस का सब्सिडी। कितना आसान है, आया समझ कि नहीं आया? है ना। और इसी तरीके से क्या निकालना है? ये चीज़ें आपको निकालनी है। और बोलो आसान है कि नहीं है? तो अगली मतलब तुम लोगों ने फाइनली अब क्या सीख लिया? कन्वर्जन सीख ली है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में मेथड्स पे। अच्छा सुनो ध्यान से, मेरी बुक के स्टार्टिंग के 1 से लेकर 7 क्वेश्चन सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 7 क्वेश्चन ले लेना। मैं अटैचमेंट में डाल दूंगा पीडीएफ में आज की क्लास बाद, उसमें कर लेना। तो 1 से 7 क्वेश्चन कर लेना ईमानदारी से, तो करके आओगे अगली क्लास में अच्छा फील करोगे। बात आगे समझ में? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। ओके बाय, टाटा। भैया आपने नफीफा ले रखा है।